नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपसे डिस्कस करने आए हैं पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर 3 के टॉपिक पे। और हमारी संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें 2-3 टॉपिक छूट गया था, जैसा कि एक धर्मनिरपेक्षता का टॉपिक था। उसके बाद फिर हम लोकतंत्र पे बात करेंगे, लेकिन डेमोक्रेसी क्या है और इसके साथ साथ सेक्युलरिज्म क्या है। यहाँ पे ये बहुत जरूरी जानना है कि इसकी मीनिंग क्या है, इसके तमाम पर्सपेक्टिव क्या है, इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो भी बच्चे लेक्चर सीरीज को कर रहे हैं, जो भी हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, वो कम से कम अपना रिव्यू भी कमेंट बॉक्स में जरूर दे दें, क्योंकि आपका रिव्यू ही बहुत जरूरी होता है कि हम अपने आप में क्या बेहतर कर सकते हैं। और दुनिया में बेहतर से बेहतर की तलाश करो, दरिया नहीं समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा जो पत्थर से टकराकर, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो आज हम डिस्कस करने आए हैं पॉलिटिकल साइंस के एक ऐसे टॉपिक पे जो टॉपिक आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट 1 के लिए बच्चों के लिए तो ये रामबाण है। प्रियम्बल पे बात कर रहे थे। प्रियम्बल का टॉपिक है जो हमारा तीसरा टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता, यानी भारतीय संविधान के शासन प्रणाली के स्वरूप में धर्मनिरपेक्षता यानी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा को व्यक्त किया गया है। अब ये बताइए कि पंथ और धर्म में क्या अंतर है, इस पे हम डिस्कस करते हैं। धर्म का मतलब होता है धारित इति धर्म, यानी जो हम धारण करते हैं। भारत में अनेक प्रकार के धर्म हैं। धर्म का मतलब हिंदू धर्म है, सनातन धर्म इसे कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारे धर्म आ जाते हैं। इसके बाद इस्लाम है। ये सब क्या है, धर्म कहते हैं इसको। और जो पंथ होता है, वो पंथ का मतलब होता है एक रास्ता, यानी कि कबीर पंथी बहुत लोग, दक्षिण पंथी, वाम पंथी यानी लेफ्टिस्ट विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा, ये सब पंथ में आते हैं। तो संविधान में हमारे जब संशोधन किया गया था तो पंथ निरपेक्षता शब्द जो है उसमें जोड़ा गया था। और क्या आज के समय में पंथ निरपेक्षता प्रासंगिक है, ये बात ध्यान में देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। धर्म जो है सेकुलम के लैटिन शब्द जो सेकुलम से बना होता है, इसका मतलब होता है एक पीढ़ी या एक युग, यानी कि ये सेकुलम से बना है और लैटिन भाषा का ये एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है एक पीढ़ी या एक युग। और अभी तक 96 कंट्री जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, यानी कि पूरे विश्व में 96 कंट्री ने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहा है। तो इसका साफ तौर पे मतलब ये है कि धर्म अलग है और पंथ अलग है। धर्म एक विस्तृत अवधारणा है, पंथ एक छोटी सी अवधारणा है। धर्म एक बड़ा स्वरूप है, पंथ उसके अंदर आता है। हम कबीर पंथी हो सकते हैं, हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, हम दक्षिण पंथी वामपंथी हो सकते हैं, लेकिन हमारा धर्म हिंदू हो सकता है। हम इस्लाम को कबूल, इस्लाम अगर हमारा धर्म है तो इस्लाम में भी हम लेफ्ट और राइट हो सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। और भारतीय संविधान में कहा गया कि भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि किसी भी धर्म को राज्य बढ़ावा नहीं देगा, यानी कि धर्म को राज्य से अलग करना, यानी जो रिलीजन रहेगा उसको जो है स्टेट से हम अलग करते हैं। यानी अपना रिलीजन मतलब स्टेट का कोई अपना खुद का धर्म नहीं होगा। धर्म का विरोध करना इसका मतलब नहीं है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो टॉपिक में है कि धर्मनिरपेक्षता मतलब कोई राष्ट्र जो है किसी भी इंडिविजुअल धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, यानी उसके लिए सब समान है और वो एकदम निरपेक्ष है। समझ रहे हैं मेरी बात, सापेक्ष और निरपेक्ष। तो ये बात है, इसका मतलब ये है कि किसी भी धर्म को राष्ट्र बढ़ावा नहीं देगा। अच्छा ये बताइए कि भारतीय संविधान में तो ये शब्द जोड़ दिया गया कि आप धर्मनिरपेक्ष रहेंगे। उसके बाद क्या वर्तमान समय में ये चीजें प्रासंगिक है, यानी कि बात करें या बात करें तो क्या भारत की ऐसी दशा रही है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र रहा है? उसके भी कई पर्सपेक्टिव हैं, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले यूरोप की बात करें, जो मध्यकाल था वो धर्म का काल था, यानी कि जब नव जागरण से पहले, जब धार्मिक सुधार आंदोलन से पहले का समय जो था वो धर्म का था। जो धर्म कह देता था, जो चर्च के जो है प्रीस्ट कह देते थे, वही सबसे जरूरी होता था, बात वही समझ लीजिए रामबाण होता था। उसके बाद मध्यकाल में धर्म काल था यूरोप का। जब आधुनिक काल में धर्म सुधार आंदोलन हुए, जब तमाम जो है विचारधाराएं सामने आई, तब वहां पे राज्य और धर्म को अलग किया गया। दो सत्ता होती है, एक राज्य की सत्ता होती है, एक धर्म की सत्ता होती है। सांसारिक जीवन में सर्वोच्च सत्ता क्या है, राज्य की है। इसके साथ साथ पारलौकिक जीवन में, यानी कि इतर, यानी कि इस लोक से दूसरे लोक, यानी पारलौकिक जीवन में, वहां पे धर्म की जो सत्ता है वो सर्वोच्च होती है। और इसी को जब आधुनिक काल में धर्म सुधार आंदोलन हुए थे, यानी कि जो प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बाद इन दोनों को अलग किया गया, यानी कि इसका पृथक्करण किया गया। और इसे ही कहते हैं क्या, जैसे तलाक,
पृथक मतलब तलाक, आप समझ, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। यानी कि राज्य का अपना कोई एक धर्म नहीं होगा कि जिसे राज्य अपना धर्म बढ़ावा नहीं देगा, और धर्म जो है एक अलग विषय हो जाएगा। राज्य इसमें हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता। अब भारत के संविधान के पर्सपेक्टिव में बात करें, क्योंकि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, उस पर हम बात करें। ये थोड़ा सा हम आपको प्रीवियस हिस्ट्री के चीजें बता दिए कि आप कुछ कॉन्सेप्ट को इससे जोड़ पाए। पहले के समय में धर्म और राज्य एक था, यानी कि राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा देता था। जब धर्म सुधार आंदोलन हुए, अंधविश्वास खत्म हुआ, लोगों के अंदर जागरूकता आई, तब वहां पे राज्य और धर्म को अलग किया गया। राज्य जो है सांसारिक जीवन की सर्वोच्च सत्ता है, यानी कि जो इस समय हम देखते हैं, और धर्म जो है वो पारलौकिक जीवन की सबसे हाई सत्ता है। इसके बाद बात करते हैं हम कि भारत के संविधान में, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पंथ निरपेक्षता वास्तव में प्रासंगिक सिद्ध होती है कि नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि राज्य, अभी जो वर्तमान की सरकार है उस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने का काम करता है। तो हम बात करते हैं हिस्ट्री पे भी, वर्तमान पे भी और भविष्य पे भी बात करते हैं। ऐतिहासिक रूप से देखें तो जो भारत की जो राज व्यवस्था है वो सच में पंथ निरपेक्ष थी। जैसे अशोक की धम्म नीति, जब प्राचीन काल में अशोक का साम्राज्य था तो वहां पे अशोक का जो धम्म था वो सारे लोगों के लिए समान था, तो अशोक की धम्म नीति की बात करें। फिर मध्यकाल में आएंगे तो अकबर की सुलह एक कुल की नीति, अकबर की सुलह एक कुल की नीति भी निरपेक्षता की नीति थी एक तरीके से, मान लीजिए। और राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारा हुआ, यानी कि जो आधुनिक काल में जो राष्ट्रीय आंदोलन हमारा हुआ, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, उस पे राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न धर्म के लोगों की भागीदारी थी। वहां पे इस्लाम धर्म के भी लोग थे, मुस्लिम संप्रदाय के भी लोग थे, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग थे, वहां पे हिंदू वाले भी थे, वहां पे ईसाई थे, वहां पे पारसी भी थे। तमाम लोग अपना अपना सहयोग राष्ट्रीय आंदोलन में दिए। इसका मतलब ये था कि इससे पंथ निरपेक्षता की अवधारणा सिद्ध होती है कि किसी विशेष संप्रदाय, किसी विशेष धर्म का योगदान हमारे भारत की स्वतंत्रता में नहीं था। अगर अकबर की सुलह कुल की नीति देखें तो वो सबके लिए बराबर थी, वहां किसी विशेष संप्रदाय को बढ़ावा नहीं दिया गया। अशोक का धम्म सभी संप्रदाय के लिए बराबर था, वहां पे उसने किसी इंडिविजुअल को तो बढ़ावा नहीं दिया। तो भारत की राज व्यवस्था अगर ऐतिहासिक रूप से देखेंगे तो यहां पर किसी विशेष संप्रदाय को बढ़ावा नहीं दिया गया था। अब दूसरे आधार पर बात करें, समाज की प्रकृति कैसी है, वर्तमान समाज की प्रकृति कैसी है हमारे भारत में। हमारे भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे संप्रदाय हैं, इतने सारे लोगों के विचार हैं। वहां पे विविधता में एकता है, यानी कि अनेकता में एकता है, विविधता में एकता है भारत में वर्तमान समय में। यानी कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो भी प्रस्तावना में कहा गया है, तो हम एक साथ रहते हैं। एक ही दिन कई त्योहार पड़ जाते हैं, लेकिन कितने शांतिपूर्वक हम त्योहार को मनाते हैं, एक दूसरे से सहयोग भी करते हैं। कुंभ आ रहा है तो वहां पे दूसरे संप्रदाय के लोग कुंभ को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं, कहीं भोजन के वितरण, कहीं प्रसाद का वितरण करते हैं। और हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोग जो हैं, हिंदू धर्म के लोग मजारों में जाके माथा टेकते हैं। ये भारत की खूबसूरती है। तो विविधता में एकता भारत में व्याप्त है। सह अस्तित्व की भावना है, यानी कि एक दूसरे के साथ मेलजोल की भावना है, एक दूसरे के सहयोग करने की भावना है। असहिष्णुता और समायोजन भारतीय समाज में इस समय दिख रहा है। तो इसका मतलब है समाज की प्रकृति ही हमारी पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्म निरपेक्ष है। भारतीय संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान में साफ तौर पे कहा गया है कि जो अधिकार दिए गए हैं, यानी कि जो अधिकार मिले हैं, आर्टिकल 25 से लेकर 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित है। इसके साथ साथ सांस्कृतिक आधार भी दिए गए हैं। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है वो आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 में दिए गए हैं। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, वो साफ तौर पे कहता है कि भारत जो है, भारत के संविधान में निहित है कि किसी भी विशेष धर्म को राज्य बढ़ावा नहीं देगा, यानी कि राज्य जो है धर्मनिरपेक्ष रहेगा। लेकिन जो लोग अल्पसंख्यक हैं, जो लोग मतलब उनके अधिकारों का संरक्षण चाहते हैं, जो लोग कम संख्या में, उनके लिए राज्य का अलग से विशेष प्रावधान है। और संवैधानिक संरक्षण देखिए, किसी मतलब जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको संवैधानिक संरक्षण भी दिया गया है। मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया है। आधारभूत ढांचे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंथ निरपेक्षता भारत के लिए बहुत जरूरी है, और ये आधारभूत ढांचा घोषित किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आप ये समझ लीजिए कि भारत का जो नेचर है वो ऑटोमेटिक ही क्या है, वो पंथ निरपेक्ष ऑटोमेटिक भारत का क्या है, पूरा प्रारूप ही है, पूरा स्वरूप ही है।
आजकल के वर्तमान समय में बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या भारत सच में पंथनिरपेक्ष है? क्योंकि राष्ट्र तो एक ही धर्म को बढ़ावा दे रही है, लेकिन कोई कर्नाटक में अगर दूसरे की सरकार देखें, किसी में दूसरे की सरकार देखें तो सारी चीजें। तो हम बात करते हैं दूसरे अपने टर्मिनोलॉजी पे, लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? शासन में जनता की भागीदारी। शासन में जनता की भागीदारी यानी कि जनता का शासन। जनता का शासन हम नॉर्मल रूप से बात करते हैं कि जनता द्वारा जनता के लिए बनाया गया शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र तो एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में, मैंने पहले लेक्चर में उसको डिस्कस किया था, आप ध्यान से उसको देख लीजिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे, अगर 1947 के पहले की बात करें, अगर अगले पेज की बात करें, 1947 के पहले की बात करें, 1947 में भारत की क्या स्थिति थी? जब आजादी के समय भारत की क्या स्थिति थी? सबसे पहले तो यह था कि लोकतंत्र का अनुभव भारत को नहीं था। लोकतंत्र का अनुभव भारत को नहीं था। जाति और धर्म के आधार पर विभाजन भी हुआ था। और तीसरा टॉपिक हमारा है राजनीतिक जागरूकता का अभाव था, यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र का अभाव था। इसके बाद क्या था? जब भारत आजाद हुआ तो जो हमारा लक्ष्य था वो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र था। सामाजिक आर्थिक यानी सोशियो पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, और जीवंत लोकतंत्र यानी कि वहां पे सबकी मांग को स्वीकार किया जाए, जो जीता जागता लोकतंत्र हो। अब देखिए, जब 1947 के पहले इंडिया जो है 1947 के बाद आजाद हुआ, तो वर्तमान समय के उस समय की भारत की स्थिति क्या थी? भारत सबसे पहले लोकतंत्र का कोई अनुभव नहीं किया था, क्योंकि इसके पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, फिर इस्लाम का शासन था, इस्लामिक शासन था भारत पे। तो एक तरीके से एक सत्ता का नियंत्रण भारत उपनिवेशवाद में एकदम घिरा हुआ था। उसके बाद फिर जाति और धर्म के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। उस समय बांग्लादेश भी पूर्वी पाकिस्तान के रूप में विभाजित हुआ था। तो जाति और धर्म के आधार पर विभाजन भी हुआ था। राजनीतिक कोई भारत को एक्सपीरियंस नहीं था, यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र का ही भारत को एक्सपीरियंस था। वहां पे कोई सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र व्याप्त नहीं था, और जीवंत लोकतंत्र। उसके बाद क्या हुआ? लक्ष्य क्या था? जब हम आजाद हुए तो हमारा टारगेट तो यही होना चाहिए कि समाज में सबकी समानता की भागीदारी हो, सारी चीजें हो। तो हमारा जो टारगेट था वो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र हमारा टारगेट था, जीवंत लोकतंत्र भी स्थापित हो। इसके बाद बात करते हैं गणराज्य की, यानी कि रिपब्लिक। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र और राजतंत्र अलग अलग, लोकतंत्र गणतंत्र सबकी बात है। यहां बात करें जहां वास्तविक शक्तियां जनता में निहित हो, यानी कि राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो, वंशानुगत न हो। ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है। देखिए, जो गणराज्य की बात करते हैं, गणराज्य का मतलब होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब जहां पे वास्तविक शक्तियां जनता में निहित हो। बहुत देशों में संविधान लागू है, लेकिन वहां पे वास्तविक शक्तियां जनता में निहित नहीं होती। राष्ट्राध्यक्ष जो है गणतंत्र के लिए सबसे जरूरी है। गणराज्य के लिए जहां पे गणराज्य है वहां पे राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। जैसे कि ब्रिटेन में क्राउन का शासन है, वहां पे वंशानुगत रूप से एक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो है वहां पे शासन करने के लिए कहा जाता है। तो ये बात बहुत ध्यान में हमको देना जरूरी होता है कि गणराज्य का क्या मतलब है। ब्रिटेन में जो है संवैधानिक राजतंत्र है, और भारत में गणतंत्र है, क्योंकि यहाँ पे जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। जनता की शक्तियां भारत के अंदर निहित होती है, भारत के प्रशासन में, भारत के लोकतंत्र में। तो हम बात करते हैं अगले अपने टॉपिक पे, जो शासन प्रणाली का हमारा उद्देश्य था, जो संविधान में जो 4 शब्द दिए गए हैं उसके मतलब को हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्याय की, यानी जस्टिस की बात करते हैं। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले बात है, 3 न्याय होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक यानी कि सोशल, इकोनॉमिकल एंड राजनीतिक।
पॉलिटिकल। सबसे बड़ी बात, न्याय का मतलब है उचित और अनुचित की अवधारणा, उचित और अनुचित की धारणा, यानी कि निष्पक्ष व्यवहार। जस्टिस का मतलब यह है कि उचित और अनुचित क्या है, इसकी धारणा क्या होनी चाहिए, यानी कि समाज में निष्पक्ष रूप से व्यवहार हो, यानी कि किसी के साथ बायसनेस ना हो। अगर किसी को अधिकार दिया जा रहा है, किसी को अगर जस्टिस दिया जा रहा है, तो वो एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, वो बायस नहीं होना चाहिए। और 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय मिलना चाहिए और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। समाज में सबको समान भागीदारी मिलनी चाहिए, इकोनॉमिक रूप से सबको मजबूत करना है, इन सबको बराबर करना है, और राजनीतिक रूप से भी सबको भागीदारी होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की, यानी कि सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय सब कहते रहते हैं ना। सामाजिक रूप से, यानी सामाजिक रूप से भेदभाव ना हो। पहला ये है कि सोशल जस्टिस की जब बात करते हो, सामाजिक रूप से भेदभाव नहीं, विषमता का अंत हो, विषमता का अंत हो। विषमता का मतलब समझ रहे हैं ना कि, और तीसरा शोषण, जो समाज में लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है, उसका अंत होना चाहिए, तभी हम सामाजिक न्याय की धारणा को सिद्ध कर पाएंगे। और सभी वर्गों की भागीदारी, सभी वर्गों की भागीदारी, यानी कि अगर सामाजिक न्याय की बात करते हो, समाज में जितने व्यक्ति रह रहे हैं उनके साथ सामाजिक भेदभाव ना हो, यानी कि सोशल इनजस्टिस ना हो, विषमता का अंत हो, यानी कि कौन उच्च है कौन नीचा है, किसी के साथ जो है भेदभाव ना किया जाए, शोषण ना किया जाए, शोषण जो होता है उसका अंत होना चाहिए, और सभी वर्गों की समान भागीदारी होनी चाहिए, तभी हम सामाजिक न्याय की धारणा को सिद्ध कर सकते हैं। दूसरे न्याय की बात करें, आर्थिक न्याय की बात करें, संसाधनों का समतामूलक वितरण, समतामूलक वितरण ये है, और संसाधनों के केंद्रीकरण पे रोक, यानी सेंट्रलाइजेशन पे रोक। जो आर्थिक न्याय है, आर्थिक न्याय का मतलब ये है कि संसाधनों का समतामूलक वितरण हो, जो भी संसाधन वर्तमान समय में समाज में व्याप्त हैं उसको सबको मिले। किसी को बहुत अच्छा खाना मिल रहा है, किसी को कम खराब, किसी को खराब खाना मिल रहा है, किसी को भोजन ही नहीं मिल रहा है। आज के समय में तो सबको राशन पानी फ्री में मिल रहा है। तो संसाधनों का समतामूलक वितरण हो, यानी कि एक समान वितरण हो, और केंद्रीकरण ना हो, यानी कि किसी एक के पास उसका स्टोर ना हो। आप समझ रहे हैं ना कि कुछ चंद लोगों के पास संसाधन जो है सीमित ना हो। समझ रहे मेरी बात आप? तो ये बात होती है आर्थिक न्याय की। और तीसरा बात है राजनीतिक न्याय। देखिए, जब भारत आजाद हुआ था ना, तभी संविधान बना था, और संविधान ने भारत का भविष्य निर्धारित किया कि हमें ऐसा भारत चाहिए, राजनीतिक रूप से भागीदारी हो, और दूसरा है भेदभाव ना हो, भेदभाव ना हो। ये हमारा बात है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की। दूसरा जो संविधान में टर्मिनोलॉजी है वो स्वतंत्रता का है। ये हमारा दूसरा है कि भारत को स्वतंत्र न्याय सबको मिले, स्वतंत्रता सबको मिले। और स्वतंत्र दो अर्थों में है, एक संकीर्ण अर्थों में है, यानी कि एक शॉर्ट में है, और एक व्यापक अर्थ में, यानी कि जो बड़े विजन को देखकर है। बाह्य प्रतिबंधों का अभाव, अपनी इच्छा अनुसार कार्य, ये संकीर्ण अवधारणा है। व्यापक मतलब है आंतरिक प्रतिबंधों का प्रभाव, आंतरिक प्रतिबंधों का अभाव। और दूसरा है अपनी क्षमताओं का विकास, इसका मतलब स्वतंत्रता की दो अवधारणा है। पहला है संकीर्ण और दूसरा है व्यापक। इसका मतलब यह है कि अगर हम संकीर्ण स्वतंत्रता हमको चाहिए तो हमारे पास कोई प्रतिबंध ना हो। अगर संविधान ने हमें मूल अधिकार दिए हैं और अगर आपको एकदम फ्री कर दिया जाए तो आप कुछ भी करेंगे, आप रोड पे जिधर मन उधर गाड़ी घुमाएंगे, हेलमेट पहन के जाएंगे नहीं। तो वहां पे युक्त युक्त प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, यानी कि अगर आपको अधिकार दिया गया है तो उसमें प्रतिबंध भी संविधान में लगाए हैं कि आप ये करने पे आपको ये दंड का प्रावधान है, वहां पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। तो अगर हम स्वतंत्रता संविधान तो देना ही चाहती है, तो वहां बाह्य प्रतिबंध नहीं होंगे, वहां अपनी इच्छा अनुसार हम काम करेंगे। जब हम इच्छा अनुसार काम करेंगे तो यार जो मन करेगा हम वो करेंगे ना। तो यहाँ नकारात्मक रूप से निगेटिव स्वतंत्रता ये है। और पॉजिटिव स्वतंत्रता यानी सकारात्मक फ्रीडम की बात करें तो आंतरिक प्रतिबंधों का अभाव यहाँ पे होना चाहिए,
अपनी क्षमताओं का विकास होना चाहिए, यानी कि हम अपनी क्षमताओं का विकास करें, उसका प्रदर्शन करें। अब स्वतंत्रता किसकी किसकी दी गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि आपके विचारों की स्वतंत्रता हो, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, आपके विश्वास की स्वतंत्रता हो, आपके उपासना की स्वतंत्रता हो और आपके जो है आस्था की स्वतंत्रता हो। एक बात और डाल लीजिए, आस्था, विश्वास और धारणा में 3 अलग-अलग वर्ड हैं, यानी कि फेथ, बिलीव एंड परसेप्शन। फेथ का मतलब होता है जहां पे लॉजिक बिल्कुल ना हो, यानी कि तर्क की संभावना बिल्कुल ना हो। बिलीव का मतलब होता है वहां पे हल्का सा लॉजिक रहता है कि अगर हम किसी पे विश्वास करते हैं तो कुछ उसका पुराना इतिहास रहा होगा कि अगर हमने किसी को पैसा दिया है, उसने पैसा वापस कर दिया है, तो दोबारा हम पैसा उस पर विश्वास करके देंगे कि ये दोबारा वापस कर देगा। वो वहां पे बिलीव होता है, वहां पे लॉजिक रहता है। और धारणा का मतलब है कि हमारा लॉजिक ही काम नहीं करता, वहां पे लॉजिक ही लॉजिक रहता है। अगर कोई कह दिया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती है, 4 लोग आपसे मिलके बोल दिए पढ़ाई नहीं होती है, तो आप ये मान लेंगे, वो आप परसेप्शन बना लेंगे, लेकिन आप वहां पे उसको चेक करने जाएंगे ही नहीं। तो दूसरे के विचारों को तमाम तरीके से परसेप्शन, धारणा आप एक बना लेते हैं। कोई इंसान अगर आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, किसी के साथ उसका खराब बिहेवियर है, कोई किसी के बारे में भड़का रहा है, तो आप उसकी बातों को तुरंत मान लेंगे, आप बिना एक्सपीरियंस किए हुए। 3 चीजें हैं, लॉजिक, परसेप्शन और मतलब धर्म, माफ कीजिएगा, आस्था, विश्वास और धारणा, 3 अलग अलग चीजें हैं। तो किसकी स्वतंत्रता हुई? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, आस्था की और उपासना की। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता संविधान में कही गई है कि इस प्रकार की 5 स्वतंत्रता हमको मिलनी चाहिए। अब हम 2 टॉपिक पे और बात करेंगे। तीसरा हमारा है समानता और चौथा हमारा है बंधुत्व। इस पे हम बात करेंगे। समानता का मतलब है विशेषाधिकारों का अभाव, विशेषाधिकारों का अभाव, सभी के साथ समान व्यवहार, प्रतिष्ठा की समानता, समाज में अवसर की समानता। यानी कि जो समानता की हम कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं, वो विशेषाधिकारों का अंत होना चाहिए। किसी को विशेष अधिकार नहीं प्राप्त होना चाहिए। राजतंत्र में विशेष अधिकार प्राप्त होता है, तो विशेषाधिकारों का अंत हो, क्योंकि हम लोग अपनी उपाधि नहीं लगा सकते कहीं, ये भी संविधान में कहा गया है। उस पर युक्त प्रतिबंध, जब अभी आप फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद समान व्यवहार, समान व्यवहार होना चाहिए और प्रतिष्ठा की समानता होनी चाहिए। प्रतिष्ठा की समानता होनी चाहिए, समानता और अवसर की समानता, यानी कि सबको बराबर का अवसर प्रदान किया जाए। अब लास्ट टॉपिक हमारा है बंधुत्व का, यानी कि बंधुत्व क्या होता है? इसका मतलब है कि हम की भावना, हम भारत के लोग, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये है कि हम भारत के लोग, ये बंधुत्व की भावना होती है कि हम हैं। यहां मैं की अवधारणा नहीं होनी चाहिए, यहां हम का भाव होना चाहिए कि हम सभी एक समान हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, हम कर रहे हैं। तो ये बात होगी। बंधुत्व की जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो यहाँ पे फ्यूचर देखा गया है, वो हम की भावना को देखा गया है। इसके बाद बात करते हैं हम कि एक होने की भावना। देखिए, जब बंधुत्व की बात करते हैं संविधान में, जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो जो भारत का फ्यूचर देखा गया, जो संविधान में धारणा देखी कि भारत उस समय जाति, मजहब, पंथ के आधार पर डिवाइड हुआ था। तो डिवाइड होने का मतलब था कि संविधान को बनाने वाले लोग ये चाहते थे कि भारत किस तरीके से एकता की सूत्र में बन जाए फिर से। तो जो बंधुत्व की उन्होंने मिसाल देखी, इसका मतलब है सामाजिक और राजनीतिक अखंडता हो, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले लोग भारत के विषय में अच्छा सोचें, यानी कि वो एक सूत्र में बंधे रहे। तो ये संविधान के प्रियम्बल में जो जो चीजें कही गई हैं कि शासन प्रणाली का स्वरूप क्या है और शासन प्रणाली का उद्देश्य क्या है, यानी कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र
लोकतंत्रात्मक राज्य हम बनाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन वहां पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए? वहां पे समानता होनी चाहिए, वहां पे बंधुत्व होना चाहिए, वहां पे स्वतंत्रता होनी चाहिए, और वहां पे क्या होना चाहिए, एक टॉपिक मैं भूल रहा हूं। जो भी चीजें, 4 चीजें मैंने आपको समझाया वो आपने समझ लिया होगा अच्छे से। बताइएगा कि कैसे लगी क्लास। इसके बाद अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार पे। धन्यवाद।